बीजेपी बहुत अग्रेसिवली वक्फ बिल की बात करती है और नीतीश कुमार आपका वोट बैंक थोड़ा मुसलमान तो है ही है। क्या आप लोगों को कोई चिंता होती है कि इसके चक्कर में हमारा वोट हिल रहा है या वक्फ की वजह से आप लोगों को कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, गठबंधन में जब आप होते हैं, आप गठबंधन में हैं ही इसीलिए क्योंकि एक आपका अपना अलग दल है, आपकी अपनी सोच है, आपके अपने एजेंडेज हैं और आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इज द रीजन व्हाई यू आर अ डिफरेंट पार्टी। अगर सब एक ही होगा, एक ही एजेंडा, एक ही विचारधारा, एक ही प्रायोरिटी, तो माइट एज वेल बी वन पार्टी ना, देन व्हाई टू बी डिफरेंट पार्टीज। सो वी आर डिफरेंट पार्टीज बिकॉज वी हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज, वी हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, वी हैव डिफरेंट एजेंडा। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने हमेशा से हिंदुत्व राजनीति को आगे रखते हुए, राम मंदिर का जिक्र करते हुए तमाम विषयों को उन्होंने आगे रखने का काम किया। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री से आता है। जब 2014 में हम लोग गठबंधन का हिस्सा बने तो उस वक्त भी उनकी वो सोच, सबका साथ सबका विकास, और उस सोच को आगे बढ़ाते हुए सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। ऐसे में गठबंधन के किसी साथी को किसी प्रकार की चिंता हो, आमतौर पर ऐसे विषय आते नहीं, आते हैं उसको गठबंधन के भीतर रखा जाता है। जैसे मेरे लिए भी जो मेरी प्रायोरिटी के एजेंडाज रहे हैं, इससे पूर्व में मुझ पे यही प्रश्न उठाए जाते थे कि आप सरकार के खिलाफ कई विषयों पर आपने बोला। वो मैंने बोला इसलिए क्योंकि वो मेरी प्राथमिकताओं में था। लेटरल एंट्री को लेके हो या एक दो और विषय जो उस वक्त आए, वक्फ का भी विषय उन्हीं में से एक था। उस वक्त मेरी बस चिंता इतनी थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस विषय से जुड़े हुए, उनको अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये फैसला कैबिनेट में हुआ, पार्लियामेंट में आया और कोई ये ना बोले कि बुलडोज करके आपने इसको पारित करा लिया क्योंकि संख्या आपके पास है। मैं ये चाहता था कि इस विषय से जुड़े हुए जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी बातें रखने का मौका मिले, और उस बात को सम्मान देते हुए जेपीसी का गठन किया गया। उसमें सबने अपनी बातें रखी। अब उसके बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा उस पर पुनः एक बार सघन चर्चा होगी। तो अभी आज की डेट में सबसे चर्चा करने के बाद जो वक्फ बिल का प्रारूप है वो आपके एजेंडे में सेट हो रहा है या नहीं? आप सदन में उस बिल के लिए वोट करेंगे? भाई, मुझे लगता है कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव उस समिति के सदस्य थे। हमारी पार्टी से जमुई के हमारे सांसद अरुण भारती जी, वो उस समिति के सदस्य थे जो जेपीसी गठित की गई थी, और वहां पे हम लोगों ने अपनी तमाम बातों को रखा। अब उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और जब वो लोकसभा में आएगा पुनः पार्टी अपनी बातों को उस मंच पे रखेगी। यानी अभी आप उससे सहमत नहीं है जो रिपोर्ट रखी गई है? ना मैं हाँ बोल रहा हूँ, ना मैं ना बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार जब सदन में ये आएगा तो जरूर पार्टी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन जो मुझे लगता नहीं कि अब इसमें बहुत ज्यादा कोई शिकायत या नाराजगी की कोई बात है। मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे धार्मिक संगठन हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर से मेरा नाम लेते हुए ये कहा कि आप भैया इनसे दूरी बना के रखें। चिराग, नीतीश जी, नायडू जी, तीनों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इनसे आप दूरी बना के रखें। उनकी नाराजगी भी मेरी सराखों पर अगर चिराग पासवान को भी अगर ये प्रूव करने की जरूरत है कि मैं कितना सेक्युलर हूं, तो वो जितने धार्मिक संगठन ऐसे हैं, मैं आदरणीय मदनी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने 11 मुस्लिम संगठनों को इकट्ठा कर ये फतवा या जो भी आदेश जारी किया कि चिराग और नीतीश जी और नायडू जी की पार्टी से आप लोग दूर रहें। उनसे बस मैं इतना कहूंगा कि अगर आपको चिराग पासवान से भी शिकायत है तो बस इतना जहन में जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान वही व्यक्ति है जिनके पिता ने अपनी पार्टी 2005 में समाप्त कर दी थी, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की पहल करते हुए। 2005 में फरवरी में जब बिहार में चुनाव हुए थे और उस वक्त 29 सीटें आई थी और बिना हमारे किसी की सरकार नहीं बन रही थी, उस वक्त मेरे पिता चाहते खुद मुख्यमंत्री बनते, बट उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मुसलमान को आप बना दीजिए, मेरी पार्टी उनका समर्थन करेगी। हमारी पार्टी टूट गई, पुनः बिहार में चुनाव हुए और उसके बाद नीतीश जी सत्ता में आ गए। उस वक्त हम लोगों ने जिसने कुर्बानी दी उससे तो आपको नाराजगी है, पर जिन लोगों ने आपके साथ रह के आपको धोखा दिया, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी सुशांत भाई, और वो रिपोर्ट क्या कहती थी कि मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं भारत में। उससे पहले भारत में कौन था लंबे समय तक? केंद्र की अगर आप बात करें तो कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकारें रहीं। अगर आप बिहार की बात करें तो निरंतरता में पूरे 90 के दशक और 2005 तक राजद की सरकार थी। उनका आप संरक्षण करेंगे, बट जिन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया उनसे आप नाराजगी रखेंगे। खैर, आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर। मुझे जनता के बीच अपनी बातों को लेकर जाना है। जब एक आम मुसलमान अगर मुझसे सहमति रखता है तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि धार्मिक संगठन क्या कहते हैं। वैसे भी मैं पक्षधर नहीं हूं। धार्मिक संगठनों को राजनीतिक पक्षपात से दूर रहना चाहिए और राजनेताओं को धर्म की बातों से दूर रहना चाहिए। तो अगर आपको चुनना पड़ा, मान लीजिए आपको ये सेंटिमेंट दिखा बिहार में भी मुसलमानों का कि भाई ये बिल तो इस स्वरूप में नहीं स्वीकार हो सकता जो मोदी जी ला रहे हैं, तो आप
जिन मुसलमानों ने आपको चुन के भेजा है उन मुसलमानों के साथ खड़े होंगे या अपनी गठबंधन के साथ खड़े होंगे? भाई देखिए, उसमें आपको ये भी तय करना होगा कि आप किन की बात कर रहे हैं। अब जब ट्रिपल तलाक की भी जब बात आई, विरोध तो उसमें भी था, बट आपको समझना होगा ना कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जब किसी अमीर या गरीब में लड़ाई हो रही है तो आपको समझना होगा कि क्या अमीर अगर उसकी आवाज ज्यादा है, इसका मतलब कतई ये नहीं है ना कि वो सही है। हो सकता है एक बड़ी आबादी उन गरीबों की भी हो जिनकी बात सही हो। ऐसे में आपको उनकी आवाज भी बननी होगी। मतभेद हर विषय पे आएंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें सर्वसहमति हर कोई एक सुर में बोलेगा। हर किसी विषय में मतभेद आते ही आते हैं। ऐसे में आपको उनकी आवाज बनने की ज्यादा जरूरत है संभवतः जो अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं।